Hello students, I am Seema Nagwan. This is video for EMRS, PGT Commerce and other competitive PGT Commerce exam. मैंने यहाँ पे कुछ MCQs रखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड रखे हैं। पहले मैं अकाउंट्स के 2000 MCQs फिनिश करूंगी, उसके बाद मैं मैनेजमेंट और मार्केटिंग के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dash is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of finance characters and interpreting the result. तो इसके आप क्या बोलोगे? जर्नल एंट्री, लेजर, अकाउंटिंग या नन? तो ये बेसिकली आपको देखने से ही पता चल रही है कि ये अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है कि जिसमें आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाइंग करते हो, उसको समरी करते हो, ठीक है, और वो भी सिग्निफिकेंट मैनर। लेकिन ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सको और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, यानी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर उसकी आप रिपोर्ट बनाते हो तो इसे इंटरप्रेटिंग कहते हो और रिजल्ट को आप कम्युनिकेट यूजर्स को कर देते हो। ठीक है, अगर जनरल एंट्री की बात होती तो जनरल एंट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग वर्ड कीवर्ड मिलता। ठीक है, लेजर में आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग वर्ड जरूर मिलता जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते। फिलहाल आंसर सी है आपका। ठीक है, इसका प्रोसेस आप हमेशा याद रखें, क्वेश्चन यहीं से आता है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करोगे? क्लासिफाइंग करोगे, देन आप समरी बनाओगे और समरी के बाद क्या करोगे? इंटरप्रेट कर दोगे और देन कम्युनिकेट। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल से रिलेट होती है, क्लासिफाइंग आपकी पोस्टिंग से रिलेट होती है। पोस्टिंग मतलब लेजर बनाओगे, 11th क्लास में आपने ये सब पढ़ा है। समरी मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और इंटरप्रेट का मतलब है अगर रिपोर्ट्स में कोई कमी रह गई है, आप उससे एनालिसिस कर रहे हो तो उन कमीज को दूर करते हो या फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हो। कम्युनिकेट मतलब टू टाइप के यूजर्स होते हैं आपके, इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के अंदर से जुड़े हैं और एक्सटर्नल जो बाहर से जुड़े हैं, उनको रिपोर्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं जिससे कि वो कोई डिसीजन ले सके। Any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as accounting। अब यहाँ अकाउंटिंग तो दिया हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कौन सा इसका ब्रांच है, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट या नन। तो आपको पता ही है कि अकाउंट्स की 3 ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आप फाइनेंस यानी पैसे यानी मनी से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करते हो। ठीक है, मैनेजमेंट में आप करते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि किस तरह से आप बिजनेस की चीजों को मैनेज करते हो टाइमली। ठीक है, और कॉस्ट को किस तरह से कम कर देते हो। तो यहाँ पे आपको इफिशिएंट वर्ड दिखेगा, जहां इफिशिएंट वर्ड इफिशिएंटली आ जाएगा वहां आपको मैनेजमेंट लगाना है। और कॉस्ट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ खर्चों की बातें होती हैं, यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, जिससे आप पहचान पाओगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे इफिशिएंट वर्ड आ रहा है, इफिशिएंट का मतलब कौन सा है? ये पार्ट मैनेजमेंट का पार्ट, अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को क्या कह सकते हो? रिवैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट, नन और। तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब आपको सभी को पता है, एकदम से तेजी होना। ठीक है, यानी प्राइसेस के हाई होना। ये आपने इकोनॉमिक्स में टर्म्स पढ़ी होंगी। तो इन्फ्लेशन अगर अकाउंटिंग में बात आ रही है तो ये एक रिप्लेसमेंट होगा, जिसे आप रिप्लेसमेंट भी बोलते हो। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होता है, तेजी होती है, तो जो आपकी अकाउंटिंग है उसकी भी कॉस्ट हाई हो जाती है सडनली। ठीक है, अब हाई कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है, हाई कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो एक तरह से रिप्लेसमेंट ही बोला जाए।
A process of accounting that recognize the impact of transactions on the financial statement in the time period when revenue and expenses occur instead of instead of when cash is received or disbursed is called basis। कह रहा है कि जब भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई भी इनकम होती है या कोई ट्रांजेक्शन होती है जिसे आप रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, टाइम पीरियड के बेस पे हो, तो जितने भी आपके रेवेन्यू हैं या खर्चे होते हैं उनको आप कंसीडर कर रहे हो। बट जब वो कैश में रिसीव हो रहे हैं ना, और या फिर कैश में पेमेंट हो रहे हैं, तब नहीं। तो ये क्या है? अक्रूरल बेसिस, कैश, नन या ए बी, या दोनों ही। तो इसका मतलब ये क्या, अक्रूरल बेसिस। देखिए अकाउंटिंग जो आपकी होती है ना, अकाउंटिंग टू टाइप बेस्ड होती है। एक तो अक्रूरल बेस्ड, दूसरी होती है आपकी कैश बेस्ड। कैश बेस्ड तो मैंने आपको कैश बुक में करा दी, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से कैश बुक वाली वीडियो देख सकते हैं। कैश बुक क्या होता है कि इसमें जितनी भी रिसिप्ट कैश में अगर आपको रिसीव हो रही है तो डेबिट, और क्रेडिट साइड में आप जितनी भी पेमेंट कर रहे हो, यानी कैश अगर बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट, और कैश अगर रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट। ठीक है। बट कई बार क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन करते हैं पर वहां पे कैश इमीडिएटली इफेक्ट नहीं डालता। कुछ चीजें ड्यू हो गई हैं, यानी पिछले महीने में सैलरी देनी थी और अभी तक मैंने नहीं दी, आउटस्टैंडिंग हो गई है सैलरी, तो यहाँ भी कैश नहीं है लेकिन ये बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो चुकी है आउटस्टैंडिंग बेस पे, तो ये अक्रूवल में आ जाती है। चाहे आपकी आउटस्टैंडिंग बेस्ड हो, चाहे आपकी प्रीपेड बेस्ड हो, चाहे आपकी अक्रूड इनकम हो, ठीक है, या आपकी कोई रिसीव्ड इन एडवांस इनकम हो, रिसीव्ड इन एडवांस में आपको इनकम मिल गई, ये चारों ट्रांजेक्शन आपकी अक्रूवल बेस होती है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उन्हें इंस्टेड, इंस्टेड मतलब के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, यानी कैश के बावजूद जब वो हो रही है ट्रांजेक्शन, आप उन्हें कंसीडर कर रहे हो तो अक्रूवल बेसिस पे कंसीडर कर रहे हो। खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई खर्चा ड्यू हो गया है बट नॉट पेड, आपने दिया नहीं है, उसे समझ लो। ड्यू होना मतलब 1 अप्रैल में आपको सैलरी देनी थी अपने वर्कर की, जो कि आपका एक एक्सपेंस है। ये ड्यू हो गया, 1 अप्रैल आ गई है, ठीक है, बट आपने सैलरी नहीं दी है, बट नॉट पेड, आप उसे सैलरी नहीं दे रहे हो। अब 1 मई भी आ गई है, वो लगातार काम कर रहा है, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आपका देने का फर्ज था, तो आउटस्टैंडिंग हो गई उसकी सैलरी, क्योंकि आपको ये देनी तो पड़ेगी, तो इसीलिए ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके लायबिलिटी में माने जाते हैं, वो देने तो पड़ेंगे, बट अभी आपने कैश नहीं दिया है, नहीं दिया है तो वो अक्रूवल में ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्लियर, तो ये अक्रूवल में ही आते हैं। सेकंड आपका कौन सा टाइप है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी समझ लो। प्रीपेड क्या होता है कि आपने एडवांस में पे कर दिया है, एडवांस में पेड, यानी अभी ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट ड्यू, इस नोट को आप पहले लगा लो, नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, आपने कोई खर्चा पहले से ही कर दिया, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय को 1 अप्रैल में सैलरी देनी थी, ठीक है, और आपने उसे मार्च में ही सैलरी पकड़ा दी, उसने काम भी नहीं किया, आपने एडवांस में सैलरी दे दी, ठीक है, तो अब ये आपका एडवांस में जो खर्चा है किया है आपने, वो आपका क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। कई बार आप स्कूल की फीस भी एडवांस में भर देते हो, या फिर बिजनेस में आपका जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का, वो एडवांस में भर देते हो, ठीक है, ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम जो अभी ड्यू नहीं हुआ था, यानी 2023 चल रहा है और आपने 2024 तक का पहले ही भर दिया है, ठीक है, तो इसे एडवांस बोलते हैं, एडवांस एक्सपेंस है, तो ये आपका एसेट्स में आएगा, ठीक है, ये अक्रूवल बेस्ड होता है, इसी को आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। थर्ड आपका होता है अक्रूड इनकम, और फोर्थ है आपका रिसीव्ड इन एडवांस इनकम। ठीक है, ये
अक्रूड इनकम क्या होता है और रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है कि आपने अभी काम नहीं किया, ठीक है, आपने एडवांस में कुछ मिल गया, एडवांस में आपको सैलरी मिल गई। पहले मैं एक्सपेंस बता रही थी बट अभी मैं आपको इनकम के बारे में बता रही हूँ। एक्सपेंस भी टू टाइप के होते हैं और इनकम पे भी टू टाइप के इफेक्ट पड़ेंगे। अक्रूरल इनकम होगी, एक रिसीव्ड इन एडवांस होगी। ए फॉर अक्रूरल, ए फॉर एसेट्स में आएगी, याद रखेंगे आप, ठीक है। और रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपने काम तो किया नहीं है पर एडवांस में सैलरी लेके बैठे हो तो जिम्मेदारी बनती है अब आपको काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिसीव्ड इनकम है वहां एक्सपेंस था और इनकम अपोजिट होती है एक्सपेंस के, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनकम एक्सपेंस की अपोजिट होती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लाइबिलिटी बोलते हो, लाइबिलिटी। बट यहाँ पे अक्रूड इनकम को क्या बोलोगे, एसेट्स बोलोगे। और रिसीव्ड इन एडवांस को आप लाइबिलिटी बोल रहे हो। वहां रिसीव्ड इन एडवांस अगर एक्सपेंस था, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस एक्सपेंस है तो क्या माना था हमने, तो हमने एसेट्स माना था। बट हम यहाँ पे इनकम को तो लाइबिलिटी मान रहे क्योंकि इनकम और एक्सपेंस का रिलेशन ऑपोजिट होता है। Process of accounting where revenue and expenses recognized would occur when cash is received and disbursed इसको कह रहा है कि यहाँ पे वो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है जब कहीं से रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम और एक्सपेंस मतलब हमारा खर्चा, कि कब हम खर्चा कर रहे हैं इसकी जब हम पहचान कर रहे हैं, तो जब वो ऑकर मतलब हो रही है, ठीक है। व्हेन कैश इज रिसीव, जब हमें कैश मिल रहा है ना तब हम उनकी पहचान कर रहे हैं। या डिसबर्स्ड मतलब जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो कैश बेस्ड कर रहा है, जब कैश रिसीव्ड होगा या कैश पेमेंट किया जाएगा, तो कैश अक्रूरल नन या बोथ, तो ये कैश बेस्ड, ठीक है। अक्रूरल में मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, 4 वर्ड्स जहां भी आपको दिख जाए पहचान लेना। क्या क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, दो तो आपके एक्सपेंस थे, दो इनकम की, ठीक है। फर्स्ट आपको ये वर्ड दिखे या फिर आपको अक्रूड इनकम दिखे, और फोर्थ आपको अगर रिसीव्ड इन एडवांस इनकम दिखे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अभी ड्यू हो चुका है बट आपने पेड नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंस नॉट ड्यू, अभी हुआ ही नहीं है बट आपने एडवांस में पेड कर दिया, बट पेड इन एडवांस, ठीक है। इनकम यहाँ पे अर्न तो कर ली, कमा ली, ठीक है, आपने एक महीने कहीं काम कर लिया बट नॉट रिसीव, अभी आपको मिली ही नहीं है। और यहाँ पे आपने काम नहीं किया यानी नॉट अर्न है, नॉन अर्न, कमाई नहीं है बट रिसीव्ड हो गई है एडवांस में, ठीक है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड, ये दोनों तो आपके एसेट्स में आ जाएंगे, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी लाइबिलिटी में आ जाएंगे। बट ये याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और यहाँ रिसीव्ड इन एडवांस इनकम आएगी, ठीक है। क्योंकि कई बार यहाँ रिसीव प्रीपेड एक्सपेंस को भी रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं बट ये एक्सपेंस की बात हो रही है, यहाँ रिसीव्ड इन एडवांस इनकम है। एक्सपेंस है तो आपकी क्या है, मैंने एसेट्स बताई, और इनकम में है तो वो लाइबिलिटी का पार्ट है, कंफ्यूज मत हो। डैश इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी, अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दूं तो जो भी बचेगा, बचा हुआ पार्ट वो क्या है, इनकम, इक्विटी, एक्सपेंस या नन। तो देखो एसेट्स बेसिकली कहती क्या है, इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल होती है आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और अगर आप एसेट्स में से ये लायबिलिटी इधर ले आओ, लेस कर दो तो इधर तो कैपिटल ही बचेगा,
और कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जो कैश इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर, बाय द ओनर, ठीक है। क्योंकि लायबिलिटी जो इन्वेस्ट की जाएगी बाय द बोरो, दूसरों से उधार लेके इन्वेस्ट की जाती है। कैश आपका ओनर का होता है, अपना खुद का होता है लगाया हुआ, ठीक है। और ओनर के जितने भी पैसे हैं, हिस्सा है, उस सबको आप क्या बोलोगे, इक्विटी बोलोगे। इनकम तो आपकी किसी चीज को सेल करके मिलती, खर्चे तो आप जानते ही हो, अगर कुछ आपने पे किया है, ठीक है, नन का तो कोई ऑप्शन नहीं था, इक्विटी होता है। एसेट्स आप जानते ही हो, जो आपकी खुद की है, ऑन, जिनके आप ऑनर हो, या जो आपको लॉन्ग टाइम तक अर्निंग देंगे, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट में कमा के देते शॉर्ट टर्म। लायबिलिटी बाहर से बोरो कर रहे हो, कैपिटल आपकी खुद की है, बिजनेस में लगा। कॉन्सेप्ट implies that each transactions and event must be expressive expressive in monetary term। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ईच मतलब हर एक यानी प्रत्येक, जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या कोई भी घटना है जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको आप पैसे से कनेक्ट कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न या नन। तो पैसे वाली बात तो मनी मेजरमेंट में आ जाएगी। ये तो आसान है याद रखना, एम फॉर मनी, ठीक है, एम फॉर मॉनिटरी, जितनी भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हैं जहां पैसे की बात हुई, ठीक है, जैसे ऐसे भी बोल दिया, लॉस्ट बाय फायर ₹50,000, 50,000 का नुकसान हो गया, तो यहाँ नुकसान 50,000 रुपए में दिखा रहा है, तो ये मॉनिटरी टर्म है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, ये सब कॉन्सेप्ट है आपके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब कुछ बच्चे ना अजप्शंस, अकाउंटिंग एक अजप्शंस भी होती हैं और एक प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। अजप्शंस आपके तीन है, आपने ये सुना है गोइंग कंसर्न अजप्शन, तो ऐसे याद रख लेना, G4 आपकी गोइंग कंसर्न वाला, और कंसिस्टेंसी, ठीक है, और अक्रूरल बेस्ड, ये तो तीनों आपकी अजप्शंस हैं। अक्रूरल बेस्ड आपका अजप्शन है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपका अजप्शन है, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी आपका अजप्शन है। बाकी सारे आपके प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट हैं, चाहे मनी मेजरमेंट का आए, चाहे हिस्टोरिकल कॉस्ट का आए, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो डाली है, गैप के गैप के द्वारा बनाए हुए ये कॉन्सेप्ट है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, हर जगह पे ये अप्लाई किए हैं, अडॉप्टेड किए हैं। तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट से मेरी पहली वाली वीडियो निकाल के इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लो। फिलहाल यहाँ पे मॉनेटरी टर्म आंसर हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का ओनर अलग और मालिक अलग होता है, और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक या इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहे। ऐसे वर्ड आपको दिख जाए तो आप क्वेश्चन पहचान सकते हो। Implies that a business unit is separate and distinct from the person who owns or control it। अभी मैंने बताया कि जो बिजनेस है उससे वो सेपरेट है, डिस्टिंक्ट या सेपरेट अलग माना जाएगा वो पर्सन जो उसे कंट्रोल कर रहा है, जो उसका मालिक है। तो अभी अभी मैंने बताया, जब एक ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलोगे, ये बिजनेस अलग और ओनर मालिक अलग, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, या फिर नन, तो इसे बिजनेस एंटिटी बोलोगे। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये आपका एक एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसमें जितना भी है बिजनेसमैन यहाँ पे कैश लगाएगा तो बिजनेस इसको कैपिटल मानेगा यानी लायबिलिटी मानेगा, ठीक है। अगर ये विड्रॉल करेगा पर्सनल यूज के लिए तो उसे ड्राइंग्स माना जाए, पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स माना जाए, ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से माना जाता है। मनी मेजरमेंट को मनी में अगर कन्वर्ट करते हैं, ऐसा वर्ड यहाँ क्वेश्चन में मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। गोइंग कंसर्न इंडेफिनिट टाइम वर्ड आपको दिखता है, इंडेफिनिट टाइम या लॉन्ग टाइम की बात होती तो आप ये आंसर लगाते। कॉन्सेप्ट टेल दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड। कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि जब रिकॉग्नाइज करोगे यानी पहचान करोगे किस चीज की, कि जो आपकी इनकम आई है, रेवेन्यू मतलब आपको जो इनकम जनरेट हुई है, आगम हिंदी में, ठीक है, या इनकम आई है, तो जब वो रियलाइज्ड होगी, रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, वसूल होगी। वसूल किससे होती है, कोई भी सामान आप उठा के बेच दो, सेल कर दो, और जब आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, यानी आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, यानी एमआरपी पे जिस पे आपने बेची है वो पैसा आपको मिल गया, तो वो
रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, जिस एमआरपी पे आपने बेची है। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या नन। तो ये है आपका रियलाइजेशन, पहचान सकते थे यहाँ से, रियलाइज्ड वैल्यू पे बेची है तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, कि जो कैपिटल आपकी जो इनकम है, ठीक है, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर आप घटा दें, और जो रेवेन्यू नेचर की इनकम है आपकी, रेवेन्यू नेचर के आपकी जो इनकम जनरेट हुई है उसमें से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, जो बड़े अमाउंट में होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त लगाए जाते हैं और फिक्स असेट्स में लगाए जाते हैं, एक बार कर दिए और बार बार यूज होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिस चीज में आपका बिजनेस है वो अकाउंटिंग पीरियड में किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म में किए जाते हैं, और जिस चीज में आपका बिजनेस है उसी नेचर के होते हैं, ऑपरेटिंग नेचर उनका वही होता है। जैसे अगर आप कोई पेन का काम कर रहे हो, पेन बेचते हो, तो पेन से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सारे रेवेन्यू। लेकिन आपने अगर कोई बिल्डिंग ली है, ऑफिस लिया है, जहां रख के आप पेन बेचोगे, तो बिल्डिंग आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल वालों में से कैपिटल के खर्चे, रेवेन्यू में से रेवेन्यू। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अक्रूवल मैंने अभी आपको बता दिया, चार वर्ड आपको जहां दिख जाए, कहीं भी प्रीपेड दिख जाए, आउटस्टैंडिंग दिख जाए, रिसीव्ड एंड एडवांस इनकम दिख जाए, ठीक है, ये सब, और अक्रूड इनकम दिख जाए, ये चार वर्ड आपको जहां दिख जाएंगे तो ये आपका ए हो जाता। फिलहाल आपको रियलाइजेशन मतलब वसूली, ठीक है। तो कॉस्ट वैल्यू दी हुई है जिसपे आपने सामान लगाया था, एक आपको रियलाइजेशन वैल्यू दी है जिसपे आपने सामान को बेचा, तो विच इज लोअर, ठीक है, जो कम है, तो रियलाइजेशन वाली वैल्यू को आप ले लेते हो। The convention concept, rule and procedures that together make up accepted accounting practices at any given time are called। क्या ना, जो हमने कन्वेंशंस बनाई हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, रूल बनाए हैं, और जो भी हमने प्रोसीजर है, उन सबको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करके हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, गिवन एट एनी टाइम। तो उसे क्या बोलेंगे, AICPA, गैप, या गापा, या नन ऑफ दिस। गापा तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो दो काट दो, तो ये गैप होता है। गैप मतलब इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यही वर्डिंग आपको वर्ड दिख रहे हैं, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स। तो ये गैप होता है। डैश इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इट हैज डिप्लॉयड टू जनरेट दैट कैश फ्लो। कह रहा है कि अगर हम आफ्टर टैक्स, टैक्स घटाने के बाद कोई कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं बिजनेस में क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा हमने लगाया उसकी लागत, तो ये कैश फ्लो में क्या कहलाता है, ईवी है, गैप, AICPA, नन ऑफ दिस। तो गैप में तो जनरल एक्सेप्टेड की बात थी, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, तो ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रिंसिपल्स की तो बात ही नहीं हो रही, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी हुई डेफिनेशन, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि अकाउंटिंग की बस डेफिनेशन दी थी इसने, ठीक है। और बचा क्या, EVA। EVA से आप कनेक्ट कर लेना, जब बात टैक्स की आएगी तो EVA आंसर कर दो। प्रीपेड इंश्योरेंस गैप इज डैश अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल, या नन। तो देखिए, रियल अकाउंट क्या होता है, आपका एसेट से रिलेटेड होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, अगर डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कुछ जा रहा है गोज आउट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है। ये तो बेसिकली आप कैश से रिलेटेड एंट्री करते हो ज्यादातर, या फिर कोई मशीन आती है तो। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल तो मैं और आप जैसे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में कोई आर्टिफिशियल, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, कंपनी का नाम हो गया, या कोई बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। अब इसके भी दो ही रूल फॉलो करते हैं, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, और जो दे रहा है क्रेडिट द गिवर। तो देखो यहाँ पे अभी ऐसी कोई बात है क्या, एसेट्स की, कैश की, या किसी पर्सन की, कोई रिसीव कर रहा हो या दे रहा हो, नहीं। नॉमिनल, नॉमिनल में आपका क्या होता है, दो ही रूल होते हैं यहाँ पे भी,
डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो देख लो यहाँ एक्सपेंस की बात हो रही है, खर्चे की, प्रीपेड, अगर आप कुछ इंश्योरेंस दे रहे हो, एडवांस में खर्चा कर रहे हो बस, इंश्योरेंस देना है तो फिलहाल अभी खर्चा, वैसे तो इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स है, ठीक है, और प्रीपेड होने की वजह से ये आपका एसेट्स में आ रहा है, लेकिन अब फिलहाल तो आपकी जेब से जा रहा है कि वो खर्चा ही है, ठीक है, तो ये कहाँ, नॉमिनल में, नॉमिनल में आ जाएगा। The DAS accounting system provides a system of checks and balance. अकाउंटिंग सिस्टम जो आपको प्रोवाइड करता है जहां पे आप चेक कर सकते हो एंड बैलेंसिंग कर सकते हो, सिंगल एंट्री, फाइनेंशियल एंट्री, डबल एंट्री या ट्रिपल। देखो सिंगल एंट्री में तो आपको सिर्फ एक ही साइड में काम करना पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों पे वर्क ही नहीं होता, ठीक है, वन साइड एंट्री है तो यहाँ तो नहीं पता चलेगा बैलेंस। फाइनेंशियल एंट्री ऐसे कुछ है नहीं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री, दो ही टाइप के होते हैं। डबल एंट्री में आपको पता चल जाता है कि जितना डेबिट से हुआ है अमाउंट उतना ही आपको क्रेडिट करना पड़ता है, तो जिससे आप बैलेंस चेक कर लेते हो, ठीक है। ट्रिपल एंट्री कुछ होता नहीं है, तो सी होता है। A cash book which is used to record both कैश भी रिकॉर्ड कर रही है और बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी, रेफर टू एज डैश कॉलम कैश बुक। तो भाई एक तो कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का, दोनों कितने हो गए, दो, आप ढूंढ लो, एक दो तीन चार, तो दो हो गया आंसर, ठीक है। ये जो आपकी कैश बुक बनती है ऐसे बनती है, यहाँ पे डेबिट साइड में आपकी रिसीप्ट जो भी आपको पैसा मिलेगा, और क्रेडिट साइड ये होती है, और ये पेमेंट आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपके अमाउंट, अब अमाउंट में भी दो कॉलम बन जाते हैं, कैश से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो कैश का, बैंक से कर रहे हो तो बैंक का। यहाँ भी अमाउंट में दो कॉलम, एक कैश से रिलेटेड, एक बैंक से रिलेटेड। कैश और बैंक की एक साथ है जो एंट्री होती है उसे कॉन्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से बस विड्रॉल कर रहे हो, दोनों ही अगर इफेक्ट है तो कॉन्ट्रा एंट्री पे जाएंगे। तो फिलहाल ये आपका दो, बाकी कैश बुक डिटेल में पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाएं मेरी में, स्टडी विद सीमा नागवान, और प्लेलिस्ट ओपन करें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कैश बुक, दो वीडियो बनाई है विद एमसीक्यूज, पूरा कॉन्सेप्ट वहां देख सकते हो। डेब्ट्स में बी ऑफ टाइप्स, टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके डेब्ट्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 3 to 5 या नन, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका टर्म हो गया, टर्म लोन, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है आपने, या तो आपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिया है, शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम तो आप समझते ही होंगे 1 ईयर तक का होता है, ठीक है। एक आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म जैसे कि आपका 5 से 10 15 20 साल के लिए लिया है। दूसरा हो गया आपका डिबेंचर्स, ठीक है, और तीसरा हो गया आपके बॉन्ड्स, अगर आपने बॉन्ड्स लिए हैं या डिबेंचर्स लिए हुए हैं। डिबेंचर्स बेसिकली आपका ना शेयर्स की तरह ही होते हैं, ठीक है, बट डिबेंचर्स में क्या होता है, आपको ना डिबेंचर्स में फिक्स इंटरेस्ट मिल जाता है, शेयर्स में जो आप रिस्क है वो आप लेना नहीं चाह रहे, आप चाहते हो कि मुझे डिविडेंड की बजाय इंटरेस्ट मिलता रहे बट वो फिक्स हो, फ्लक्चुएशन आपको पसंद नहीं है, रिस्क फ्री रहना चाहते हो, तो डिबेंचर ले लिए जाते हैं। तो डिबेंचर्स पे क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स होता है, चाहे कंपनी को लॉस हो या उसको प्रॉफिट हो, आपको तो एक फिक्स इनकम मिलती रहती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के आपके डेब्ट होते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इट मीन दैट कैश इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर से आपको कैश रिसीव हुआ है, किसको, बिजनेस को, यानी बिजनेस अलग और प्रोपराइटर अलग, ये मैंने बताया था एंटिटी कॉन्सेप्ट में। इट रिजल्ट इन द इमीडिएट रिसिप्ट ऑफ कैश, तो इमीडिएट रिसिप्ट ऑफ कैश किस में आएगी आपकी, एंटोनी कमेंट्स बिजनेस विद 10,000, अगर एंटोनी कौन है, ये ओनर हो गया यानी प्रोपराइटर, ये आपका मालिक, वो कमेंट्स क्या करना है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, और बिजनेस स्टार्ट किससे कर रहा है, 10,000 रुपए से, तो क्या ये इमीडिएट आएगी, इसका कैश इफेक्ट पड़ेगा, तो एंट्री तो हम ऐसे ही करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, तो 10,000 हाँ इमीडिएटली वो बिजनेस में लगाएगा, आंसर तो यही हो गया। बाकी देख लेते हैं, बॉट गुड्स, गुड्स होता है आपका जो स्टॉक, बेचने के लिए सामान लाओगे, ठीक है, बॉट होता है आपका परचेज किया, अब ये परचेज कर रहे हो वो भी कैश में, तो पैसा तो जाएगा ना, रिसीव थोड़ी होगा,
पेमेंट करोगे फिर तो। कुछ चीज खरीद के ला रहे हो तो पैसा तो गया जब आप परचेज करोगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन रिसिप्ट पूछ रहा है, तो बी तो हो ही नहीं सकता। सी देख लेते हैं, चार्ज कमीशन टू चंदर ₹100 चार्ज कर रहे हो आप किसी पे, वो भी कमीशन, ठीक है। तो चार्ज हुआ है कमीशन, तो वो भी पे ही करोगे। चार्ज वाली चीज भी आपकी सारी पेमेंट है। क्वेश्चन आपसे रिसिप्ट पूछ रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000। कह रहा है गुड्स आपने बेच दी ₹1000 की, ठीक है, इससे आपको कैश तो रिसीव्ड होगा, ठीक है, लेकिन ये तो बिजनेस के इनकम जनरेट हो रही है ना, तो इसमें तो प्रोपराइटर का कोई हाथ नहीं है। यहाँ पूछ रहा प्रोपराइटर से पैसे, मालिक ने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं वो इमीडिएटली कैश में कहाँ रिसीव होंगे, तो ये बिजनेस में ए इफेक्टिव होगी। सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस स्टॉक। अगर आपको पता है सेल्स होती क्या है, सेल्स वो होती है जब आप किसी भी गुड्स को यानी सामान को जिसमें आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कप का है, ठीक है, पेन का है, जिस भी चीज का है, तो आप अगर इन्हें बेच रहे हो तो ये आपके लिए गुड्स हैं। और जब इन्हें एमआरपी पे आप बेचते हो, एमआरपी पे, तो वहां, ठीक है, आप सेल कर रहे हो तो एमआरपी पे आपको जो इनकम होती है, क्या वो सारी की सारी इनकम आपकी प्रॉफिट होती है? 10 रुपए का एक पेन है और 100 पेन बेचे तो ₹1000 आपको मिले, क्या ₹1000 पूरा आपका प्रॉफिट है? ठीक है, या ये सिर्फ रेवेन्यू है? तो ये सिर्फ आपका रेवेन्यू है जो आपने कीमत पे बेचा, यानी क्वांटिटी इंटू प्राइस। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, ये रेवेन्यू है। बट प्रॉफिट तो वो होता है ना जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दिए जाए, खर्चे। इन पेन और इन कप को बनाने में आपकी कुछ कॉस्ट भी तो आई होगी, ठीक है, जिसे बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जो आपका खर्चा हुआ, ठीक है, सामान बनाने में, उसको घटा लो, बाकी आपका क्या बचेगा? प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखा रहे हैं। कॉस्ट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम घटा देते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और अगर हम इनडायरेक्ट घटा देते तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता। फिलहाल ये पूछ रहा है कि आपका फॉर्मूला क्या होगा। बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आपका सेल्स प्राइस है ना, उसमें कॉस्ट भी लगी हुई है और उसमें आपने प्रॉफिट भी ऐड कर रखा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 10 रुपए का पेन बनाया है, कॉस्ट उसकी 10 रुपए, तो 10 रुपए में उठा के बेच दोगे। आप हमेशा कॉस्ट से हाई प्राइस पे बेचोगे, 15 पे बेचोगे, तो 5 रुपए आपका प्रॉफिट है, 10 रुपए आपकी कॉस्ट है। यही तो बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 रुपए जितने में आपने बनाई, और ग्रॉस प्रॉफिट 5 रुपए मार्जिन रख रहे हो, ठीक है। फिर आप उसे सेल्स प्राइस यानी एमआरपी, तो एमआरपी कितना? 15 रुपए पे आप बेच रहे हो, तो ए आपका सही आंसर है। इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स इज रिगार्डेड एज, इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ड्रॉइंग्स पे, तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर है फॉर द बिजनेस के लिए, लॉस है फॉर द बिजनेस, या गेन फॉर द बिजनेस, या लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। पहले तो भैया ड्राइंग्स होती क्या है ये समझ लो। पर्सनल, आप अगर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉल करते हो, ये बिजनेस है आपका, और यहाँ से अगर आप कुछ पैसा निकाल रहे हो घर के खर्च के लिए, स्पेशल खर्चे या पर्सनल यूज, तो बिजनेस इसे, ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बिजनेस का मालिक अलग और बिजनेस अलग, इस कॉन्सेप्ट की वजह से इन्हें ड्राइंग्स मान लेता है। और जब बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, कैश लगाते हो, तो बिजनेस इसको कैपिटल मानता है और आपकी कैपिटल पे बिजनेस इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो जब आप पैसा बाहर निकाल लोगे, ड्राइंग्स करोगे, तो बिजनेस क्या आएगा? अब तुम मुझे इंटरेस्ट दो, ठीक है। जब तुम पैसे मेरे पास रखते हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मैं तुम्हें देता हूँ। बट अभी ऑपोजिट सोचो कि बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई ओनर ओनर मालिक, तुम अब पैसे निकाल रहे हो, तो जितने टाइम के लिए ये पैसा तुम विड्रॉल अपने पास रखोगे, इस पे मुझे इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस को तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो बिजनेस को फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो ये गेन है। अच्छा, तो ये सी ऑप्शन हो गया। अब गेन और प्रॉफिट में भी डिफरेंस होता है।
प्रॉफिट वो जो रेगुलर एक्टिविटी, जो आपका काम है रेगुलर, ठीक है, जो सामान आप बेचने का काम है, बेच के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो वो रेगुलर एक्टिविटी से जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन नॉन रेगुलर एक्टिविटी, जैसे ड्राइंग्स कर ली, एसेट्स को उठा के बेच दिया, नॉन रेगुलर एक्टिविटी से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो ये तो आपका गेन होगा। ठीक है, गेन तो कभी कभी होता है, प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस काम कर रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड में जो हो रहा है आपका, एक साल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप बुक्स बेचते हो तो बुक्स बेचने से जो भी आपका पैसा मिलता है वो प्रॉफिट है। बट अगर आपके पास शॉप में कोई टूटी फूटी चेयर थी या कोई चेयर पड़ी थी जिसे यूज नहीं कर रहे, बेच रहे हो, एसेट्स उठा के बेच रहे हो, तो अब जो मिलेगा वो गेन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए तो गेन ही माना जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो बिजनेस देता है, ठीक है, तो वो बिजनेस का खर्चा होता। बट अभी तो बिजनेस के लिए ये गेन हो रहा है। क्रेडिटर में भी टाइप्स, देखिए क्रेडिटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3, 2, 5, 4, 5। तो जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं कि एक तो रियल क्रेडिटर्स होते हैं, एक आपके पर्सनल क्रेडिटर्स होते हैं, एक आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, एक आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, एक रियल हो गए, एक पर्सनल हो गए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो डैश इज द ब्रीफ explanation to a journal entry given below the journal entry within bracket। देखो जब हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं, जब मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाया, जर्नल एंट्री, तो ये जैसे कि कोई कैश मिला, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम नरेशन लिखते हैं, यानी फोर या बींग लगा के, फोर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, यहाँ डेबिट बैलेंस, यहाँ क्रेडिट, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नरेशन, लेजर, क्रेडिट, डेबिट, तो इसको आप नरेशन बोलोगे। डैश इज रिटर्न इन अ लेजर, लेजर में कुछ लिखा है एट द टाइम ऑफ इट्स क्लोजिंग, क्लोजिंग के टाइम, टू इंडिकेट दैट बैलेंस इन दैट हैज बीन कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट ईयर, जैसे नेक्स्ट ईयर ले जाना है। लेकिन जब आपने लेजर में लिखा है तो वो क्लोजिंग के टाइम पे लिखा है, तो क्लोजिंग के टाइम को क्या बोलते हैं? CF, CD, BD या BD। तो क्लोजिंग के टाइम को CD बोलते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये राम का लेजर बना दिया, ठीक है, और ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में है आपका टू कैश 50,000, और यहाँ पे है बाय कैश 20,000। ठीक है, तो अब यहाँ 50,000 है और यहाँ 20,000 है, तो मुझे यहाँ बैलेंस बराबर करने के लिए बैलेंस सीडी में डालना पड़ेगा 30,000 डिफरेंस। तो ये जो मेरा बैलेंस सीडी जिस डेट को है, सपोज कीजिए ये 1 जनवरी को है, तो यहाँ मैं 2 जनवरी को क्या दिखाऊंगी? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। तो क्वेश्चन आपसे ये सब पूछ रहा है, बट क्वेश्चन अभी फिलहाल आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहा है कि जो सीडी है, ये जो क्लोजिंग में आपने डाला, इसको क्या कहते हैं? सीडी। अगर आपसे ये पूछता कि नेक्स्ट ईयर जो ले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो वो बीडी होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आंसर बी हो। तो जितने भी एक्सपीरियंट्स यहाँ पे अपने पीजीटी कॉमर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आके आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाती रहूं। अगर मुझे कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाना है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप क्रैश कोर्सेज लेने चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।